रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भवरी देवी शाम को बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी कि तभी मोहल्ले में आपस में बात कर रही उसकी दो पड़ोसनी उसे टोकते हुए कहती है, भवरी, अरे ओ भवरी, कहाँ भागी जा रही है? जरा सुन तो सही। हाँ बोल, क्या काम है तुझे मुझसे जो ऐसे टोक रही है? अरे भला मुझे तुझसे क्या काम होगा, बस हम तो पूछ रहे हैं कि 1 साल होने वाला है, अपनी बहू की मुंह दिखाई कब करेगी? और क्या, जब भी कोई औरत मोहल्ले में घूंघट में दिखाई देती है तो सबको लगता है कि भवरी देवी की बहुओं में से कोई एक होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे ज्यादा तो मुझे अपनी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करवाने की जल्दी है, ताकि मेरी बहुओं का घूंघट तो हटे। बस एक बार मेरे छोटे बेटे की शादी भी निपट जाए, फिर मेरी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ ही कर दूंगी। हाय दैया, 5वीं बहू आने के चक्कर में 4 बहुओं की मुंह दिखाई रोक रखी है तूने। अब बात पल्ले पड़ रही है क्यों झुमकी बहन? हाँ झुमरी बहन, पता तो चला कि इसकी 5 बहुओं की मुंह दिखाई जब भी होगी एक साथ ही होगी। वैसे तुम दोनों को बड़ी पंचायत रहती है मेरे घर की। तुम्हारे बेटे भी तो कवारे बैठे हैं, मेरे बहुओं की मुंह दिखाई जब होनी होगी हो ही जाएगी। तुम तो अपने घर में बहुएं लाने की सोचो। ओहो, हमारे बेटे की कौन सी उम्र निकली जा रही है जो उसकी शादी करवा दे? और वैसे भी तू जाते हुए दिख गई तो मैंने सोचा पूछ लूं। वही तो, अच्छा चलते हैं हम। तभी दोनों पड़ोसनी वहाँ से चली जाती है और भवरी थैला लिए अपने घर आती है। उसकी चारों बहुएं अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू दिव्या उसके हाथ से थैला लेकर कहती है, सासू माँ, आज बाजार से लौटने में आपने बड़ी देर कर दी। अरे बाजार से तो जल्दी आ गई थी, लेकिन उन गली की 2 पंचायतों ने रोक लिया और बतियाने लगी। बताओ, बहुएं मेरी और पड़ोसनों को मुंह दिखाई की चिंता खाए जा रही है। ये तो होना ही है ना सासू माँ, आप भी तो अपनी 5वीं बहू के चक्कर में हमारी मुंह दिखाई की रस्म को रोक के बैठी हैं। देवर जी से कहिए ना कि जल्दी शादी करे, उनके चलते हमें मोहल्ले में घूंघट करके चलना पड़ता है। अरे बहुओं, मेरा बस चले तो मैं उसे कल ही घोड़ी चढ़ा दूं, पर ये नालायक माने तब ना। कहता है मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, अपनी माँ की पसंद पर तो भरोसा ही नहीं है। ये भी है, उनकी लाइफ है तो लाइफ पार्टनर भी उनकी पसंद का होना चाहिए ना। तू तो ये बात कह ही मत बहू, तुम चारों मेरी पसंद हो। 4 बेटों को तो कोई दिक्कत हुई नहीं, बस इस नालायक के ही अलग नखरे हैं। खैर, खाने की तैयारी करो तुम लोग, भूख लगी है मुझे। और सुधा बहू से कह दियो कि दाल वही बनाए, उसकी हाथ की दाल में स्वाद होता है। जी सासू माँ, कह दूंगी दीदी को। भवरी देवी सोफे पर ही बैठकर आराम करने लगती है। भवरी देवी अपनी पसंद से चारों बेटों की शादी कर घर में बहू लाई, लेकिन उसने मन्नत मांगी थी कि वो अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ एक ही मुहूर्त पर करवाएगी, जिसके चलते 5वीं बहू के आने के इंतजार में चारों बहुओं का चेहरा मोहल्ले वालों ने नहीं देखा था। समय बीतता है। सासू माँ, बाहर आइए जल्दी। अरे क्या हो गया बहुओं, क्यों चारों मुझे याद कर रही हो? देखिए सासू माँ, आपकी 5वीं बहू आ गई। 5वीं बहू? अरे ये तो शर्मा जी की छोरी अशिता है। हाँ माँ, लेकिन अब ये आपकी सबसे छोटी बहू भी है, क्योंकि मैंने इससे शादी कर लिया है। आशीर्वाद दो भवरी आंटी। ना सासू माँ। हाय दैया, ये शर्मा जी की छोरी है तेरी पसंद? नालायक, ब्याह करके भी किसको लाया, पड़ोसी की छोरी को? अरे मैं तो तुझे शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखने को कहती रही, और तू शर्मा जी की बेटी को ही पटा लाया। अरे इस अपना मोहल्ला तो क्या, आसपास के मोहल्ले भी जानते हैं। हाँ तो अच्छा ही है सासू माँ, किसी अनजान से अच्छा जान पहचान वाली लड़की आपकी बहू बनी है। चलिए अब जल्दी से हमारी आरती उतार कर हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। अरे किस बहू का स्वागत? मैं नहीं मानती इस शादी को, पहले तो मैं शर्मा जी से जवाब मांगूंगी। इतना कहकर भवरी गुस्से में कमरे में चली जाती है। अपने देवर और देवरानी को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी चारों भाभियों को अच्छा नहीं लगता, तो वो अशिता का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन भवरी शर्मा जी को घर बुलाकर सबसे पूछती है, शर्मा जी, आपको तो सारी बातों की भनक थी ना, तो मुझे भी बता देते ना इन दोनों के बारे में। बताइए, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? भवरी के बेटे ने तो पड़ोस में ही उसकी बहू ढूंढ ली। अरे भवरी जी, क्यों गुस्सा कर रही हो बच्चों पर? अपनी मनमर्जी के कर बैठे, अब इन्हें अपना आशीर्वाद देकर इस बात को खत्म कर दीजिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भवरी जी। वैसे भी कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, तो यही सोच के अपना गुस्सा थूक दीजिए। हो सकता है ये बच्चे एक दूसरे के साथ खुश रहें, और बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है ना भवरी जी। हाँ सासू माँ, थूक दीजिए गुस्सा। अब आपकी 5 बहुएं आ गई हैं घर में, सब बातें छोड़कर हमारी मुंह दिखाई की तैयारी करिए। हाँ सासू माँ, ताकि हमको बाहर आने जाने में घूंघट न करना पड़े। अरे बहुओं,
जिसके चक्कर में तुम लोगों की मुंह दिखाई की रस्म रोक रखी थी। मैं क्या जानती थी वो मेरे पड़ोस की ही छोरी निकलेगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सासू माँ, इतना भी क्या सोचना। आखिर में भवरी अपनी बहुओं के कहने पर मान ही जाती है और गुस्सा छोड़कर अशिता को अपनी सबसे छोटी बहू स्वीकार करती है। समय बीतता है। भवरी अपनी जान पहचान के पंडित से अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई का एक अच्छा सा मुहूर्त बताने को कहती है। एक दोपहर वो अपनी 5 बहुओं को कमरे में बुलाकर कहती है, बहुओं, पंडित जी ने तुम सबकी मुंह दिखाई के लिए परसों का मुहूर्त बताया है, इसलिए मैंने तुम 5 के लिए ये नई साड़ी और कुछ गहने निकाले हैं, इसे ही पहनना। अरे वाह सासू माँ, साड़ियाँ तो बड़ी अच्छी हैं। क्या इसमें से मैं अपने लिए पसंद कर लूँ? जी नहीं, बड़ी बहू जिसे जो साड़ी देगी उसे वही लेनी होगी, और इस पर 5 झगड़ने मत बैठ जाना। जी सासू माँ। तभी भवरी बाहर किसी काम से चली जाती है तो दिव्या सभी को साड़ियाँ और गहने दे देती है। तभी सुहासी अपनी साड़ी को देखकर कहती है, क्या दीदी, ये साड़ी मुझे नहीं पसंद, वो अशिता वाली साड़ी मुझे दे दो। वैसे भी अशिता को पड़ोस की औरतें तो जानती ही है, उसकी मुंह दिखाई होना ना होना एक बराबर है। दीदी ऐसा मत बोलिए, आपकी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ, और अगर बहू बनकर नहीं आ पाती तो आप लोगों की मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो पाती। सासू माँ की मन्नत का मुझे भी पता है। अरे चुप करो तुम दोनों, इन दोनों को भी तो मैंने साड़ी दी ना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुहासी, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? वैसे भी बुराई क्या है इस साड़ी में, कितनी अच्छी तो है। ठीक है दीदी, आप कह रहे हो इसलिए रख लेती हूँ। सभी साड़ियाँ लेकर अपने अपने कमरों में जाती हैं। 2 दिन बाद भवरी की 5 बहुएं अच्छे से तैयार हो जाती हैं और भवरी के घर उसकी 5 बहुओं की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठा हो जाती है। कुछ देर में उसकी 5 बहुएं हॉल में आती हैं, लेकिन जैसा सबने सोचा था उसका उल्टा होता है। पड़ोसनी 4 बहुओं को छोड़कर अशिता को देखकर हैरान होती है। अरे ये तो अपने शर्मा जी की बेटी है। भवरी, ये तेरी 5वीं बहू है ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमें तो पता ही नहीं था कि तेरी 5 बहुओं में से एक का चेहरा तो हम कब से देखते आ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, देखी दिखाई की हो रही है मुंह दिखाई। अरे आंटी, अब मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ तो रस्म तो निभानी होगी ना। और तुम दोनों तो ध्यान से निहार लो मेरी 5 बहुओं के चेहरों को। तुम ही दोनों को सबसे ज्यादा खलबली मची थी ना मेरी बहुओं को देखने की। सभी पड़ोसने उसकी 5 बहुओं को आशीर्वाद के तौर पर शगुन के लिफाफे देती है, साथ ही उसकी सभी बहुओं की तारीफ करती है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर चली जाती हैं। इस तरह आखिरकार भवरी देवी अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई एक साथ करवाती है। नीतू अपने हाथों में बैग लेकर मायके आती है और अपना सामान साइड में रखकर अपनी माँ उषा के गले लगकर बोलती है, माँ, मैं तंग हो चुकी हूँ अपने नशेड़ी पति से। अरे नशे तक तो ठीक था, लेकिन अब वो मुझे चरित्रहीन बोलता है। क्या चरित्रहीन? फिर तो बिल्कुल ठीक किया तूने वो घर छोड़कर। अपने नंद की आवाज सुनकर मीरा बाहर आती है और अपनी नंद को देखकर बोलती है, अरे दीदी, आप फिर से अपना बोझ अपने सामान के साथ यहाँ बिना बताए आ गई। वैसे आप इस बार खुद आई हैं या इस बार आपको निकाल दिया गया है? माँ, एक तो मैं अपने पति से परेशान हूँ, ऊपर से यहाँ आकर भाभी, इनको भी मैं जरा भी नहीं भाती। ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे। एक तो मेरी बेटी ऐसे ही इतनी दुखी है, ऊपर से तू उसको ताने मार रही है। माँ जी, मैं ताने नहीं मारी, मैं तो बस पूछ रही थी। रहने दो भाभी, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। माँ चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, और भाभी आप चाय बनाकर हमारे कमरे में ले आना। इतना बोलकर नीतू अपना सामान लेकर अपनी माँ के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। और कुछ ही देर बाद मीरा उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। पर नीतू को पता चल जाता है और वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आपको छुपकर हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बाहर हैं, तो अब आप हमारे सामने आ जाइए। मुझे क्या पड़ी है आपकी बातें सुनने की, मैं तो बस चाय लेकर आ रही थी। भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। अगर जानती होती तो मुझसे कभी बातें नहीं छुपाती। मीरा अपनी नंद को ताने मारकर वहाँ से चली जाती है और रात में सबके सोने के बाद नीतू सबसे नजर छुपाकर अपना फोन लेकर छत पर जाती है। नीतू को ऐसे छुपकर ऊपर जाता देख मीरा अपनी नंद का पीछा करती है। वो नीतू को छुपकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि नीतू किसी से कॉल पर बात कर रही है।
ये देखकर मीरा नीचे चली जाती है और अगले दिन वो नीतू से बोलती है, आप कल रात को नंदोई जी से बात कर रही थी ना? भाभी, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं? मैं बस पूछ रही थी ताकि आपकी मुश्किलें कम कर सकूं। आप अपनी परेशानियों को कम करो भाभी, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नीतू मीरा को सुना ही रही होती है कि तभी नीतू के फोन पर एक कॉल आता है और वो नंबर जानू के नाम से सेव होता है। जानू नाम देखकर मीरा के दिमाग में नीतू को लेकर शक पैदा होता है और नीतू जल्दी से अपना फोन लेकर एक कोने में जाकर कॉल पर बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीतू का ये बिहेवियर देखकर मीरा उस पर नजर रखने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीतू किसी काम से बाहर जाती है। उसको बाहर जाता देख मीरा उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि उसकी नंद एक पार्क में किसी लड़के से मिलकर बोल रही है, जानू, अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे नशेड़ी पति को पता चल गया था मेरे बारे में, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपने मायके में हूँ और मेरी माँ तो खुद मेरे भैया भाभी के टुकड़ों पे पलती है, तो मेरा खर्चा कहाँ से निकालेगी? मुझे सब पता है नीतू, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? जान, पर अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? नीतू, जब तुम्हें अपने पति के साथ रहना ही नहीं है तो तुम उस नशेड़ी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान, एक बार हालात ठीक हो जाने दो ना, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। और हाँ, मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, वो ले आए तुम? मेरी जान मुझसे कुछ मांगे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? सो स्वीट यार, तुम कितने अच्छे हो। काश मेरी शादी उस नशेड़ी से ना होकर तुमसे हुई होती, आज मैं ऐश की जिंदगी जी रही होती। बेबी, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, पर तुम ही नहीं होना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर वो लड़का नीतू को कुछ पैसे देता है और कुछ देर बातें करने के बाद नीतू वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो एक और लड़के से मिलकर उससे भी कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बहुत घमंड था ना आपको अपनी बेटी पर आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी गिरी हुई है। बहू, तुम मुझसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, इसलिए थोड़ा जुबान पर लगाम लगाकर बात कर। माँ जी, मैं तो फिर भी अच्छा ही बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी के जो कारनामे हैं ना, उससे लोग उन्हें चरित्रहीन ही बोलेंगे। अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुनकर उषा अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए उससे बोलती है, मैंने तुझे बहू न मानकर अपनी बेटी माना और तुम मेरी बेटी अपनी ही ननद को चरित्रहीन बोल रही है। माँ जी, अगर मैं गलत निकली तो आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देना, पर मैं सही निकली तब आप क्या करेंगी? अगर तू सही निकली तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। ये सुनते ही मीरा अपनी सास को नीतू का एक वीडियो दिखाती है जिसमें नीतू दो अलग अलग लड़कों से बातें कर रही होती है और उनसे गले लगकर कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर उषा को विश्वास नहीं होता और जैसे ही नीतू घर आती है वो नीतू का पर्स लेकर तलाशी करती है और उसके बैग में नोटों की गड्डी देखकर उषा उससे बोलती है, नीतू बेटा, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो माँ, ये पैसे? हाँ, ये मेरी एफडी थी बैंक में, वही तुड़वाई है मैंने, उसी के पैसे हैं। पर बेटा, तुझे एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत थी? दामाद जी का नशा छुड़ाने के लिए तो तेरा भाई नशा मुक्ति भेज ही रहा था ना, सारा खर्च भी उठाने को तैयार था। हाँ, मुझे पता है माँ, पर मैं नहीं चाहती कि भैया परेशान हो। तू सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी या फिर तूने सबको इतना परेशान कर दिया था कि दामाद जी ने तुझे घर से ही निकाल दिया? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? नीतू के सवाल करते ही उषा उसको वो वीडियो दिखाती है जो वीडियो मीरा ने उसे दिखाई थी। नीतू का सारा सच बाहर आते ही नीतू के अंदर का गुस्सा भी बाहर आ जाता है और वो बोलती है, तो आप मुझे चरित्रहीन बोल रही है? अरे, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तब आपका प्यार कहाँ गया था जब आपने मेरी शादी एक नशेड़ी से करवा दी? वैसे ही मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब कौन होती है आप उसमें दखल देने वाली? आप माँ जी से ऐसे बात कर रही हैं जिन्होंने आपसे हमेशा इतना प्यार किया,
अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कोई चरित्रहीन बोलता है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कोई चरित्र ही नहीं है। नहीं है मेरा कोई चरित्र, जिसको जो बोलना है वो बोले। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। बेटा मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तूने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, रह लूंगी अकेले। तो निकल जा मेरे घर से। अरे तुम लोग क्या मुझे अपने घर से निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, एक बार हाथ बढ़ाऊंगी ना तो 10 लोग पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझे आप? और अगर आपको कोई झेल ना पाए दीदी, तो हमारे घर की ओर अपनी नजर मत घुमाना। अरे मैं तो क्या, मेरे पैर की जूती भी इस घर को नजर उठा के ना देखे। इतना बोलकर नीतू अपने पैसे और अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जानू को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, पर उसके बुरे समय में भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसको ये समझ आ जाता है कि अपने अपने होते हैं और पैसों से प्यार करने वाले सिर्फ पैसों से ही प्यार करते हैं। और इस तरह नीतू अपनों की नजरों में गिर जाती है और अकेले रहने पर मजबूर हो जाती है। रणवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए गेम बनाए थे। आजकल उसने एक नई गेम की कंपनी को ज्वाइन किया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर घंटों तक गेम को डिजाइन करता था। शहर में अकेला होने की वजह से वो ऑफिस काफी जल्दी आ जाया करता था और काफी देर तक ऑफिस ही रुका करता था। एक दिन ऑफिस से उसका ट्रांसफर मुंबई हो जाता है और रणवीर प्लेन से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। प्लेन में उसकी मुलाकात एक विनीता नाम की लड़की से होती है। हेलो, एक्सक्यूज मी डूड, क्या मैं आपकी विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ? जी जरूर, मुझे आपकी सीट पर बैठने में कोई एतराज नहीं है। मैं विनीता हूँ। मुझे लैंडस्केप शूटिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। मैं काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? जी जरूर लीजिए, कुछ यादें ऐसे ही तो यादगार बनती हैं। इसके बाद विनीता रणवीर के साथ सेल्फी क्लिक करके बैठ जाती है और रणवीर उसे कहता है, हेलो, मैं रणवीर हूँ और मैं एक इंटरनेशनल गेमिंग कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वाओ रणवीर, दैट्स टू ग्रेट। वैसे आप मुंबई क्यों जा रही हो? इतना बड़ा सपनों का शहर है ये। तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अपनी किस्मत और कुछ अधूरे ख्वाब लेकर। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मुशायरे में हिस्सा लेने जा रही हैं? अरे नहीं यार, बस यूँ ही कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे मैं एक मॉडलिंग फोटोशूट के लिए जा रही हूँ। आप मॉडलिंग भी करती हैं? मैं हर चीज ट्राई करती हूँ। अगर पसंद आई तो जारी रखती हूँ, वरना वहीं छोड़ देती हूँ। वैसे आज से पहले आप कितनी बार मुंबई जा चुकी हैं? मेरा आना जाना लगा रहता है मुंबई में, मैं वहीं से हूँ। और आप? मैं तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता। फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया। मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो लोग देर रात को लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद अचानक से विनीता कहती है, अरे यार, रात के 2 बज गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों, क्या हुआ? अभी टैक्सी मिल जाएगी, हम जा सकते हैं। नहीं यार, नहीं जा सकते, क्योंकि आज मुंबई में टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही है। हमें आसपास के ही किसी होटल में रुकना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। कहाँ मैं तुम्हें ठहरने के वादे कर रही थी और कहाँ मेरे पास खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, होटल का रेंट मैं भर दूंगा। अभी रात काफी ज्यादा हो रही है, तुम बस जल्दी से होटल ढूंढो। मौसम भी खराब हो रहा है, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। होटल तक पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों को मजबूरन एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात गुजारनी पड़ती है। रात भर उन दोनों के बीच काफी बातें होती है। इस बीच उन दोनों ने एक दूसरे से काफी गहराई की बातें की थी और एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था। फाइनली जब हड़ताल खुली तो दोनों थोड़े मायूस होकर अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब वो दोनों रात भर बातें करने लगे और एक दिन विनीता ने रणवीर को कॉल किया और रणवीर ने फोन उठाकर बोला, हाँ विनीता, बोलो, कैसी हो तुम? रणवीर, दिन काफी अधूरा अधूरा सा गुजर रहा है। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे बिना एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है।
घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा विनीता, तुम एक काम करो, हमारी कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया है, तुम एक बार उसे ट्राई करो। दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड करती हूँ। कुछ इस तरह विनीता और रणवीर दोनों एक साथ पबजी खेलना शुरू कर देते हैं और साथ ही पबजी खेलने की वजह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और साथ ही साथ विनीता को पबजी की लत लग जाती है। वो अपने काम धाम छोड़कर सिर्फ पबजी खेलने में लगी रहती थी। एक दिन रणवीर विनीता को कॉल करता है और विनीता कॉल उठाकर थोड़ा गुस्से में बोलती है, रणवीर, मैं काफी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। विनीता का ये नया अंदाज देखकर रणवीर को बहुत अजीब लगता है, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो खुद से बोलता है, विनीता ने आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, जाके देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रणवीर चुपचाप अपनी गाड़ी से विनीता के घर के लिए निकल जाता है और जब वो विनीता के घर के बाहर पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगी, कोई जल्दी बचाओ मुझे, मुझे गोली लगी है। ये आवाजें सुनकर रणवीर खुद से बोलता है, ये आवाजें तो विनीता की लगती हैं, लगता है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है और उसे गोली भी लगी है। मैं पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर देता हूँ और उनका आने का इंतजार करता हूँ, क्या पता खूनी अंदर ही हो और मुझे भी गोली मार दे। ऐसा सोचकर रणवीर फटाफट से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस भी, और रणवीर पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था, मैं रणवीर हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड विनीता की जान खतरे में है, उसे गोली लगी है और अपने ही घर में बंद है वो, प्लीज सर आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। ठीक है रणवीर, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम विनीता को। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जब रणवीर उसे सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले ही हाथ पांव जोड़कर पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस वालों से माफी मांगने लगता है और तब रणवीर विनीता से पूछता है, विनीता तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें किसने गोली मारी थी? अरे यार रणवीर, तुम भी ना पता नहीं क्या को क्या समझ लेते हो। अरे मैं तो पबजी खेल रही थी यार, गेम के अंदर मुझे गोली लगी थी और मैं अपने टीम मेंबर्स को बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर रणवीर अपना सर पीट लेता है। एक दिन रणवीर विनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और वो विनीता से कहता है, विनीता ये क्या लगा रखा है दिन भर, पबजी पबजी और पबजी, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? आज तो तुम्हें एक ही चुनना पड़ेगा, अगर आज भी तुमने पबजी को चुना तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। विनीता बिना कुछ कहे पबजी खेलती रहती है। रणवीर की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रणवीर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लगातार पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें खराब होने लगती है और उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक दिन वो रणवीर को कॉल लगाकर बोलती है, रणवीर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 6-7 घंटे लगातार पबजी खेलो, सब ठीक हो जाएगा, और हाँ मुझे फोन मत करना। ये सुनकर विनीता रोने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद रणवीर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका आई चेकअप करवाता है। तब पता चलता है कि ज्यादा पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने उसे एक चश्मा और कुछ दवाइयाँ दी और इसी के साथ उसे कम मोबाइल चलाने की सलाह भी दी। कुछ ही दिनों में विनीता की आंखें ठीक हो जाती है और उसके बाद वो पहले जैसा प्यार करने लगते हैं और विनीता पबजी खेलना छोड़ देती है।